जिसकी आलोचना भी होती है कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाते हैं, लेकिन संघ की आइडियोलॉजी में ये हमेशा रहा है। तो ये ठीक वैसे ही एक कोशिश है जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक छोड़ दिया, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, कहाँ आया? कहीं नहीं आया। और G20 की बैठक के ठीक पहले इतना बड़ा आरोप विदेशी संस्थानों ने, विदेशी मीडिया ने, भारत की मीडिया ने तो उसको बाद में किया, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द गार्डियन, इस तरह के जो मीडिया हाउसेस थे उन्होंने इसको बहुत प्रमुखता से छापा है। और उसके असरात होंगे। अगर ये प्रस्ताव कांग्रेस लेके आती तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का समर्थन करती? नहीं करती। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर घमासान मचा हुआ है, तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी है। इनसे समझते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन है क्या और इसको लागू करने के लिए कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आ गई है, जिसको लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उसको अध्यक्ष बनाया गया है और तमाम सारे नाम कमेटी में शामिल हो जाएंगे। अभी नोटिफिकेशन उसका आना बाकी है। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो ये पूरा इस बार प्रयास शुरू हो रहा है, ये पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में ये लगातार रहा है और उनके चुनावी घोषणा पत्र में भी ऐसे वादे होते रहे हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर ये जो डिमांड है या सोच है, ये आरएसएस के अगर दस्तावेजों को आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि संघ हमेशा से ये कहता रहा है, इस बात की पैरोकारी करता रहा है कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के हिसाब से को पूरा देश चुने और वो उस तरीके से चले, जिसकी आलोचना भी होती है कि ये डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाते हैं, लेकिन संघ की आइडियोलॉजी में ये हमेशा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसको उठाना शुरू किया है। ऐसे वक्त पे उठाया है जबकि चुनाव की आहट हमारे दरवाजे तक आ चुकी है, लेकिन ये इतनी आसान प्रक्रिया भी नहीं है। भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत कठिन हैं। आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति चाहिए, उसके बाद फिर दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, यानी कि राज्यसभा में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलेगा। लोकसभा में भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो लोकसभा में तो आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन राज्यसभा में क्या होगा? और ऐसे मसलों पे ये ठीक है, बात होती है कि पैसे बचेंगे, आसानी हो जाएगी, लेकिन उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं। हमने देखा है कि दुनिया के बहुत सारे देशों में राष्ट्रपति शासन की प्रणाली है। अमेरिका है या और भी, जर्मनी है, वहाँ चांसलर होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ संसदीय लोकतंत्र है वहाँ ऐसा नहीं है। और भारत के संसदीय लोकतंत्र में तो और मुश्किल इसलिए है कि इतना बड़ा देश है। क्या होगा अगर मध्यावधि चुनाव की नौबत आए? क्या होगा अगर सरकार अपना विश्वास खो दे? सरकारों को बर्खास्त करने का भी प्रोविज़न है विशेष परिस्थितियों में। ऐसे समय में क्या होगा? तो ऐसा नहीं, भारत में शुरुआत जब हुई थी भारत की राजनीति की, तब तो एक साथ ही हुए थे सारे चुनाव, लेकिन 1962-65 आते आते तमाम मध्यावधि चुनाव की नौबत आ गई। केंद्र में भी कई बार मध्यावधि चुनाव हो गए। तो इन चीज़ों को देखते हुए पूरा एक जो डेमोक्रेटिक फॉर्मेट है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक पूरा तौर तरीका है, इसको लेकर बहुत चर्चा होनी बाकी है। अभी तो रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनेगी, कमेटी कितने दिन काम करेगी, कितने लोगों से राय लेगी, संविधान विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर एक प्रस्ताव आएगा। तो ये ठीक वैसे ही एक कोशिश है जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक छोड़ दिया, अब आएगा अब आएगा अब आएगा, कहाँ आया? कहीं नहीं आया। इतना आसान भी नहीं उसका आना, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर है, लॉ कमीशन बनेगा। तो प्रक्रियाओं को बढ़ा के एक माइंडसेट बनाने की कोशिश है। और दूसरी तरफ बीजेपी हमेशा एक काम करती है, अपोजिशन को जब भी कोई इम्पॉर्टेंट बैठक या कुछ घटना होती है, ऐसे में एक नया शगुफा छोड़ती है, जिससे उस दिन या उसके 2-3 दिन के बाद की फुटेज जो है वो वहाँ ना जा पाए। अभी की बात ये है कि 5 राज्यों में जहाँ चुनाव होने हैं नवंबर दिसंबर में, उम्मीद है, उन जगहों की खबरें बीजेपी के लिए बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं। तो ऐसे में एक नया वादा, एक नया अपने समर्थकों को एक नया बहस का मुद्दा देना,
ये यही रणनीति है। मुझे नहीं लगता कि सितंबर में आने वाले सत्र में इसके लिए कोई संकल्प प्रस्ताव आ जाएगा या कोई बिल आ जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सर, मोदी सरकार अपने घोषणा पत्र में लगातार इस बात को उठा रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी वकालत हर जगह करते थे। क्या लगता है जिस तरीके से 31 अगस्त को इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, उसके बाद राहुल गांधी पीसी करते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन का नाम लेते हुए उन पर आरोप लगाते हैं, उसके बाद ये बात आ जाती है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ जाती है और विशेष सत्र बुलाने की बात आ जाती है। सर, इसे कैसे आप देखते हैं? देखिए, चर्चाओं का रुख मोड़ना, मैंने पहले भी कहा ना कि वो फुटेज लेने वाली बात है। जॉर्ज सोरोस के ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई है बहुत विस्फोटक है। अब इसके ऊपर चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन इसके पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, उसके पहले भी पेगासस का मामला आया था, और हर सब मामलों में विपक्ष ने कहा कि जेपीसी बनानी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, लेकिन बनाई नहीं गई। इस बार भी उस मसले को डाइल्यूट करना, क्योंकि उसकी टाइमिंग इतनी गड़बड़ है कि G20 की बैठक होने वाली है, और G20 की बैठक के ठीक पहले इतना बड़ा आरोप विदेशी संस्थानों ने, विदेशी मीडिया ने, भारत की मीडिया ने तो उसको बाद में किया, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द गार्डियन, इस तरह की जो मीडिया हाउसेस थे, उन्होंने इसको बहुत प्रमुखता से छापा है, और उसके असरात होंगे। तो इन चर्चाओं को रोकने के लिए, या कहिए कि चर्चाओं का रुख दूसरी तरफ मोड़ देने की कोशिश भी इसको माना जा सकता है। एक नई बहरहाल चर्चा तो हो ही गई है जिस पे हम और आप बात कर रहे हैं, लेकिन और वो चाहते भी यही हैं कि जॉर्ज सोरोस के रिपोर्ट पे बात ना हो, अडानी और नरेंद्र मोदी के जो संपर्कों की बात हुई है उस पे बात ना हो, जो अडानी के फर्म में एक तरीके से कहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग कहिए या रोटेशन कहिए, ऑफशोर कंपनियों का इस्तेमाल है, वायलेशंस हैं सेबी के रूल के, वो ना हो। तो इस तरह के बहस इसीलिए छेड़े जाते हैं। सर, एक चीज़ समझना चाहते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू हो जाता है और देश में चुनाव होगा, तो क्या जो मौजूदा सरकारें चल रही हैं तमाम सारे राज्यों में, क्या वो सरकारें भंग होंगी? सर, क्या कुछ होगा? देखिए, यही तो मसला है। नियम ये कहता है कि अगर कहीं 6 महीने बचे हैं इलेक्शन में, तो आप उसको कर सकते हैं, प्रीपोन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए कि अभी तो केंद्र सरकार के भी 6 महीने नहीं बचे हैं। अगर अभी होता तो ये खुद ही मिड टर्म पोल हो जाएगा, या 5 राज्यों के चुनाव ये हैं, उसके बाद फिर कुछ राज्यों के चुनाव 6 महीने के बाद हैं, तो लगभग 13 ऐसे राज्य आते हैं जहाँ पर कि आप देश के चुनाव के साथ कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश है, अभी 1 साल हुआ चुनाव हुए, 1 सवा साल हो रहा है। या बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, कर्नाटक है जहाँ पर अभी चुनाव हो के ख़त्म हुआ है। तो 29 में से 13 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ पे कि कार्यकाल पूरा हो रहा है या हो जाएगा। लेकिन बाकी राज्यों का क्या होगा? वो राज्य क्या सहमत होंगे? या आप, ऐसा डिक्टेटरशिप नहीं है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, काम करता है कि आप एक साथ इस चीज़ को लागू कर दें। सहमतियां चाहिए, और कोई नहीं चाहता है कि उसकी मजबूत सरकार 5 साल के पहले चली जाए। क्या अगर ये प्रस्ताव कांग्रेस लेके आती तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात का समर्थन करती? नहीं करती। तो ये बहुत अभी पेच है इसमें। सर, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए, बात कही जा रही है कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो राजनीतिक दल और चुनाव आयोग का जो खर्चा आया था वो 60,000 करोड़ आया था। ऐसी भी बात आ रही है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन की बिल लागू हो जाएगा, उसके बाद खर्चे कम हो जाएंगे। ऐसा लगता है सर, खर्चे कम हो जाएंगे? देखिए, खर्चे कम हों वो एक सवाल है, ठीक बात है कि देश का पैसा है, लोगों का पैसा है, ये एक बात है। लेकिन देश की भावनाएं हैं, देश के मुद्दे हैं। राज्यों के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। तो पब्लिक अपने हिसाब से आइडेंटिफाई करती है, और उसके लिए बहुत अभी मैच्योर होना है इंडियन डेमोक्रेसी को, कि एक साथ दोनों मसलों के ऊपर सोच के और वोट करें। और जिस तरह का प्रचार तंत्र, जिस तरह की कैंपेनिंग है, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिनका पूरा कैंपेन पार्टी पे नहीं होता है, उनके ऊपर होता है। तो एक तरीके से वो इंडिविजुअल कैंपेन में इसको ले जाने की जो कोशिश है कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति की बात के ऊपर हम कितना समर्थन कर रहे हैं, कितना विरोध कर रहे हैं, ये बात हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम कहता है वो ये कहता है कि भाई नेता का चुनाव चुने हुए विधायक या सांसद करेंगे।
तो हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है ये उसके खिलाफ है। तो अब कुछ दिन पहले से बात ये भी शुरू हुई कि संविधान में बदलाव हो जाना चाहिए, धीरे धीरे कई चीज़ें बदल भी रही हैं, लेकिन पूरे संविधान की मूल आत्माओं में अगर बदलाव करने की कोशिश होगी तो देश कैसे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ये तो फिर वक्त की बात है। सर आखिरी सवाल लेते हैं, दो सदन जो मजबूत सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, जब ये बिल लागू होगा तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसकी स्थिति क्या रहेगी, कैसे वो चुनाव होगा सर? नहीं, राज्यसभा तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, वो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि हर 2.5 साल के ऊपर मेंबर्स बदलते रहते हैं। तो राज्यसभा के चुनाव पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इससे, क्योंकि वो तो स्टेट से जीत के आएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि जो मेजॉरिटी अभी भी वही होता है कि जिन राज्यों में आपकी मेजॉरिटी होती है वहाँ से आप मेंबर ले आते हैं। तो राज्यसभा के ऊपर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता दिखाई देता है, लेकिन लोकसभा जो सबसे बड़ी पंचायत है, सबसे पावरफुल बॉडी मानी जाती है, जनता की आवाज़ मानी जाती है, डायरेक्ट इलेक्शन से जीत के आते हैं वहाँ सांसद, तो उसके ऊपर तो फ़र्क आएगा ही। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उत्कर्ष सिन्हा जी, जो तमाम सारे सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दे रहे थे। इनका मानना है कि जिस तरीके से मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वो धरातल पर ज़मीन पर लाना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों का अलग अलग प्रारूप होता है, अलग अलग मुद्दे होते हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के चुनाव होते हैं। तो तमाम सारी बातों को आपने सुना जो उत्कर्ष सिन्हा जी बता रहे थे। अब देखना होगा कि मोदी सरकार ये बिल लाने में कितना सफल हो पाती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।